जून 2005 इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग भारत के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चल रही थी। मीटिंग में मौजूद हर आदमी उनके सामने लगी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को घूर रहा था। एक एक कर तस्वीर बदलती है और हर बदलती तस्वीर के साथ सबका खून खौलने लगता है। दरअसल इन तस्वीरों में 250 मासूमों को मारने वाले दाऊद इब्राहिम द्वारा करवाए गए 1993 मुंबई बॉम्ब धमाकों का भयावह दृश्य दिख रहा था। इन तस्वीरों के बाद एक शादी का कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, जिसे सभी अचंभे से देखने लगते हैं। कोई कुछ समझता तभी एक अफसर सबको बताता है कि दाऊद की बेटी मारूक की शादी का रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला है। वो आगे अपने साथियों को बताता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का ये सबसे सही मौका है। कमरे में मौजूद हर अफसर इससे सहमत हो जाता है और दुबई में घुसकर दाऊद को मारने का फैसला ले लिया जाता है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसे रिस्की ऑपरेशन का नेतृत्व किसी मौजूदा अफसर को नहीं, बल्कि उस समय ताजे इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के पद से रिटायर हुए जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया यानी अजीत डोभाल को दिया जाता है। मीटिंग खत्म होते ही उस समय के आईबी चीफ नरसिम्हन डोभाल को फोन कर बताते हैं कि आईबी दाऊद को मारने का ऑपरेशन करना चाहती है और आप 1993 से दाऊद को ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बस ये ऑपरेशन ऑफ द बुक रखना पड़ेगा। इतना सुन डोभाल सब समझ जाते हैं और इसी पल से भारत के सबसे बड़े दुश्मन को अपने बलबूते पे मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते ही डोभाल अपनी जासूसी की दुनिया के तजुर्बे का इस्तेमाल कर विकल्प खोजने लगते हैं। कई देर सोच विचार के बाद डोभाल एक फोन मिलाते हैं और दाऊद की सारी बात सुनने के बाद यह आदमी नेपाल फोन लगाता है। इस फोन के तुरंत बाद नेपाल के एक पहाड़ी गांव में हलचल मचने लगती है। दो आदमी बड़ी हफरा तफरी में इस गांव से निकलते हैं और टैक्सी पकड़ कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं। कलकत्ता से ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते ही ये और किसी से नहीं बल्कि अजीत डोभाल से मिलने जाते हैं। दोस्तों, ये दो आदमी और कुछ नहीं बल्कि दाऊद को मौत के घाट उतारने के लिए डोभाल ने बुलाए थे। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों आदमी कोई जासूस या फौजी नहीं बल्कि भारत से भागे हुए दो कुख्यात गैंगस्टर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा है। आखिर गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे डालने वाले डोभाल आज खुद क्यों इन दोनों के साथ हाथ मिला लेते हैं, ये जानने के लिए हमें दाऊद के गैंगस्टर बनने की कहानी जाननी होगी। साथ ही वो अनोखा किस्सा भी जानना होगा जो आगे चल के उसकी मौत और डोभाल का गैंगस्टरों से हाथ मिलाने का कारण बनेगा। 1955 में महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में दाऊद इब्राहिम कसकर का जन्म होता है। दाऊद बचपन में ही स्कूल छोड़ छोटी मोटी चोरी चकारी करने लगा था। 1970 तक उसका क्राइम की दुनिया में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था कि वो बाशु दादा नाम के बंदे की गैंग से जुड़ जाता है। कुछ साल अंडरवर्ल्ड की दुनिया को समझने के बाद 1970 के अंत तक दाऊद अपने भाई शाबिर इब्राहिम कसकर के साथ मिलके डी कंपनी नाम की गैंग बना लेता है। डी कंपनी अपने शुरुआती दिनों से ही बड़े बड़े कलाकारों से वसूली, गुजरात के जरिए मुंबई से गोल्ड स्मगलिंग और पाकिस्तान से हेरोइन का नशा मुंबई की गलियों तक पहुंचाने लगी थी। डी कंपनी देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है और ये बात उस समय मुंबई के खतरनाक डॉन करीम लाला को हरगिज हजम नहीं हुई। करीम लाला जो पठान गैंग का हेड था, वो कैसे भी कर डी कंपनी को रास्ते से साफ करना चाहता था। इसी के चलते 1981 में पठान गैंग के आदमी दाऊद के भाई शाबिर की हत्या कर देते हैं। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड एक अलग ही रूप ले लेता है। दाऊद अब कैसे भी कर पठान गैंग का खात्मा करना चाहता था और पठान गैंग दाऊद को मार गिराना चाहती थी। एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ एक राजेंद्र निकलजे नाम का नौजवान डी कंपनी का हिस्सा बनता है। फिर आता है साल 1986 जो सब बदल के रख देता है। दाऊद पठान गैंग के समद खान को मार गिराता है, जिस कारण मुंबई पुलिस हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाती है। इसी कारण दाऊद भारत छोड़ दुबई भाग जाता है। उसके पीछे से भारत में राजेंद्र दाऊद के सारे काले कारनामों को संभालने लगता है और अपनी ईमानदारी के चलते दाऊद का राइट हैंड बन जाता है। इस समय तक राजेंद्र को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छोटा राजन कहा जाने लगा था। छोटा राजन ने डी कंपनी को अलग ही ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, लेकिन डी कंपनी में एक शकील नाम का गैंगस्टर भी दाऊद का करीबी बनता जा रहा था।
शकील और छोटा राजन के बीच मानो एक रेस चल रही थी कि कौन दाऊद का सबसे करीबी बन पाएगा। इनकी ये खींचतान एक गहरी दुश्मनी का रूप ले लेती है और 1990 की शुरुआत में शकील छोटा राजन पे जानलेवा हमला करवा देता है, लेकिन तब भी दाऊद शकील को अपना करीबी बना के रखता है। इसी कारण दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। फाइनली साल 1993 में दाऊद पाकिस्तान के साथ मिलकर मुंबई में बॉम्ब धमाके करवाता है। इसके बाद तो छोटा राजन दाऊद को एक गद्दार और आतंकवादी घोषित करके खुद को उससे अलग कर लेता है। साथ ही वो ऐलान करता है कि वो धमाकों में मारे गए लोगों का बदला दाऊद को मारकर जरूर लेगा। इस पल से अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक दुश्मनी शुरू हो जाती है। साल 2000 में दाऊद के आदमी छोटा राजन पर बैंकॉक में बहुत खतरनाक हमला करते हैं। छोटा राजन बच तो जाता है, लेकिन तब से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद बन जाता है, दाऊद को कैसे भी कर मौत के घाट उतारना। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। डोभाल इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाने का सोचते हैं और इसलिए डोभाल ने उस दिन वो फोन छोटा राजन को किया था और दाऊद को मारने की बात सुन वो भी अपने बेस्ट शूटर्स तुरंत दिल्ली भिजवा देता है। छोटा राजन के शूटर्स का उपयोग करने से डोभाल दोहरी चाल खेलते हैं। एक तो इन दोनों शूटर्स को सूडान के पासपोर्ट पर दुबई भेजा जाएगा, जिससे भारत सरकार पर कोई भी शक की सुई नहीं घूमेगी। दूसरा, गैंगस्टर्स द्वारा दाऊद को मारना सिर्फ दो गैंग्स की दुश्मनी लगेगी। 1 जुलाई 2005 दिल्ली पहुंचते ही डोभाल इन दोनों को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाते हैं। यहाँ इन्हें बताया जाता है कि 23 जुलाई को दाऊद की बेटी का दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन है। तुम दोनों को सूडान के नागरिक बनाकर दुबई भेजा जाएगा। होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से तुम्हें क्लियर शॉट मिल जाएगा, लेकिन दाऊद एक बार होटल में घुस गया तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मेन गेट पे ही उसे मार गिराना होगा। ये सब बताने के बाद इन दोनों शूटर्स की 3 हफ्ते की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें उन्हें होटल का नक्शा समझाया जाता है, स्नाइपर्स से निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है और दाऊद को मारने के बाद एग्जिट रूट का रास्ता समझाया जाता है। इधर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर को नरक भेजने की तैयारी पूरी गति से चल रही थी और उधर दिल्ली से 1300 किलोमीटर मुंबई में कुछ ऐसा घट रहा था जो पूरे ऑपरेशन को खटाई में डाल सकता है और इसका अंदाजा डोभाल को भी नहीं था। मुंबई क्राइम ब्रांच की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। 2 अफसर काफी दिनों से एक फोन रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहे थे और आज जाके उन्होंने यह आवाज पहचान ली थी। जैसे ही इन्होंने यह आवाज पहचानी तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये तुरंत अपनी आला अधिकारी IPS मीरा बोरवंकर को यहाँ बुला लेते हैं। मीरा के यहाँ पहुँचते ही एक अफसर बताता है, मैडम इस रिकॉर्डिंग में जो 3 लोग बात कर रहे हैं उसमें से 2 तो वांटेड गैंगस्टर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा है। तीसरी आदमी की आवाज हमारे किसी भी डाटाबेस से मैच नहीं कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच इन दोनों को कई महीनों से ढूंढ रही थी, इसलिए आज इनकी खबर मिलते ही मीरा तुरंत पूछती है इनके बारे में और क्या पता चला है। इस पर वो अफसर जवाब देता है कि ये दोनों नेपाल से कलकत्ता और फिर दिल्ली आए हैं और रिकॉर्डिंग से लग रहा है कि ये किसी नेता या व्यापारी का खून करने के लिए आए हैं। इतना सुन मीरा के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत अपने बेस्ट अफसरों की एक मीटिंग बुला लेती है। मीटिंग में कई देर बातचीत के बाद फैसला लिया जाता है कि इन दोनों को दिल्ली में गिरफ्तार करके मुंबई लाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी DCP धनंजय कमलाकर को दी जाती है और इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन एक्स। अब देखना ये था कि क्या मुंबई पुलिस डोभाल की चतुराई के आगे घुटने टेक देगी या इस बार डोभाल को शय और मात का सामना करना पड़ सकता है। 18 जुलाई 2005 दिल्ली के लुटेंस इलाके में स्थित एक 5 सितारा होटल में दोनों शूटर्स और डोभाल की फाइनल ब्रीफिंग चल रही थी। उधर से कमलाकर और उनकी टीम किसी भी वक्त दिल्ली पहुंचने वाली थी और पाकिस्तान में दाऊद दुबई जाने के लिए बेसब्र बैठा था। दोनों शूटर्स को 2 दिन बाद निकलना था और आज डोभाल से एक आखिरी बार मिलने के बाद वो डोभाल की कभी शक्ल भी नहीं देखने वाले थे। डोभाल अपने सामने पड़े होटल के ब्लूप्रिंट को लगातार देख रहे थे और कुछ देर बाद इन दोनों को एक आखिरी बार पूरा प्लान दोहराने लगते हैं। इधर डोभाल ने प्लान समझाना शुरू किया ही था कि उधर मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंचकर होटल की तरफ निकल जाती है। होटल पहुंचते हैं ये अपने आई कार्ड चमकाते हुए रिसेप्शन पर बैठी लड़की से दोनों शूटर्स का नाम बता उनके कमरे का नंबर पूछते हैं। इन्हें बताया जाता है कि ये दोनों 5वें फ्लोर पर ठहरे हैं और मुंबई पुलिस तुरंत इन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। उधर कमरे में डोभाल मुंबई पुलिस के दिल्ली आने से पूरी तरह अनजान थे और वो अपनी ब्रीफिंग खत्म कर इन्हें एक महफूज जगह पर ले जाने के लिए होटल की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलते हैं। मुंबई पुलिस जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो कमरे को पूरी तरह से खाली पाती है। ये देख पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं और एक पुलिस वाला जैसे ही कमरे की खिड़की से बाहर झांकता है
उसे दोनों शूटर्स एक गाड़ी में बैठते दिखाई देते हैं। इधर ये गाड़ी रफ्तार पकड़ दिल्ली की सड़कों पे दौड़ने लगती है और उधर मुंबई पुलिस तुरंत होटल से बाहर निकल इस गाड़ी का पीछा करने लगती है। कुछ देर पीछा करने के बाद पुलिस वाले एक सुनसान सड़क पे इस गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ा देते हैं। डोभाल वाली गाड़ी को अचानक ब्रेक मारनी पड़ती है और कोई कुछ समझता उससे पहले ही मुंबई पुलिस के अफसर अपनी गाड़ी से उतर डोभाल की गाड़ी को घेर लेते हैं। डोभाल तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों शूटर्स को गाड़ी में बैठे रहने का इशारा कर गाड़ी से उतरते हैं। दरअसल डोभाल उन दिनों आज की तरह फेमस नहीं थे, क्योंकि वो ताजा जासूसी की दुनिया से बाहर निकले थे। इसी कारण मुंबई पुलिस उन्हें देखते ही बड़े गुस्से में सवाल जवाब करने की कोशिश करती है। डोभाल बिना अपनी जगह से हिले अपना चश्मा ठीक करते हुए उन्हें बताते हैं कि मैं रिटायर्ड IB चीफ हूँ। इतना सुनते ही मुंबई पुलिस थोड़ा शांत हो जाती है और डोभाल को बताती है कि गाड़ी में बैठे दोनों आदमी गैंगस्टर्स हैं, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। इस पर डोभाल उन्हें बताते हैं कि ये एक सीक्रेट मिशन का पार्ट है, आप मेरी अपने सीनियर अफसर से बात करवाओ। इसके बाद डोभाल की मीरा से बात करवाई जाती है और डोभाल उन्हें सारी बात बताते हैं। पहले तो मीरा ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि इतना सीनियर IPS गैंगस्टर के साथ क्या कर रहा है, ये पक्का झूठ बोल रहा है। इसलिए वो डोभाल से उनके मुंबई पुलिस के बैचमेट्स का नाम पूछती है, जो डोभाल तुरंत बता देते हैं। मीरा को अब भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो IB की मुंबई ब्रांच में एक ऑपरेशन के बारे में पूछती है। ये ऑपरेशन इतना गुप्त था कि उन्हें भी इसकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो मीरा को ऐसे किसी ऑपरेशन के होने की बात को मना कर देते हैं। इतना सुन मीरा तुरंत अपने अफसरों को दोनों गैंगस्टर्स को अरेस्ट करने का आदेश दे देती है। अपने ही देश की पुलिस के हाथों अपना ये ऑपरेशन ऐसे खराब होता देख डोभाल भी अपना आपा खोने लगते हैं और वो तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन मिला मदद बुला लेते हैं। डोभाल के एक फोन पे तुरंत दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां मौके पे पहुंच जाती हैं, लेकिन इस समय तक ये मुद्दा बवाल बन चुका था, इसलिए मीडिया भी तुरंत ही पहुंच जाती है। फटाफट खबर लीक हो जाती है कि डोभाल छोटा राजन के गुंडों के साथ काम कर रहे हैं। मजबूरन डोभाल को मुंबई पुलिस को ये गैंगस्टर्स सौंपने पड़ते हैं। हालांकि बाद में जब डोभाल से इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो वो भारत सरकार की बदनामी ना हो, इसलिए वो साफ कहते हैं कि मैं तो उस वक्त घर में टीवी देख रहा था। डोभाल और भारत सरकार तो बदनाम होने से बच जाती है, लेकिन मुंबई पुलिस की लापरवाही के कारण हम दाऊद को मारने से चूक जाते हैं। 2015 में बीजेपी लीडर RK सिंह ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत सालों तक मुंबई पुलिस के अफसर दाऊद के पैरोल पे काम करते रहे हैं। दोस्तों, आज तक ऐसा कहा जाता है कि डोभाल के इस प्लान को नाकामयाब बनाने में मुंबई पुलिस में छुपे दाऊद के गुर्गों का हाथ था। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कैसे दाऊद ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1993 बॉम्ब धमाकों को अंजाम दिया था, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब